तो कुछ टाइम पहले जब कैनन ने अपने दो नए कैमराज लॉन्च किए थे, कैनन R7 एंड दी R10, तो मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हुआ था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल APS-C लाइनअप यानी सुपर 35 या क्रॉप सेंसर के अंदर कैनन के पहले RF माउंट के कैमराज आए थे एंड ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद कैनन ने नो कॉम्प्रोमाइज कैमरा बनाया है। उस कैमराज को देख के ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि यार इसमें ये फीचर बहुत खराब है, ये फीचर बहुत खराब है। एवरीथिंग वॉज वेल राउंडेड, अच्छे अच्छे फीचर्स थे एंड फाइनली ऐसा लग रहा था कि कैनन हैज़ वन द APS-C रेस, यानी APS-C के अंदर अगर कोई भी कैमरा लेना चाहता है अप्रॉक्सीमेटली उस बजट के अंदर, तो R7 या R10 विल बी द कैमराज दैट आई विल रेकमेंड टू देम। लेकिन सोनी ने फाइनली कम बैक कर लिया है एंड दे हैव लॉन्च ब्रांड न्यू कैमरा द FX30, जो टेक्निकली सोनी कह रहा है कि एक सिनेमा लाइन का कैमरा है। तो अब बिकॉज कैमराज R7 और FX30 काफ़ी सिमिलर हैं, सिमिलर प्राइस रेंज पे भी हैं और काफ़ी सिमिलर काम आप उससे कर सकते हो, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं मैं जहां पर R7 और FX30 को कंपेयर करूंगा और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप क्या काम करोगे या क्या काम करना चाहते हो, तो आपको क्या कैनन राउट में जाना चाहिए या सोनी राउट में जाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं सबसे पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं, FX30 और R7 सिमिलर कैमराज हैं बट वो सेम टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं बने। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं। कैनन R7 जो है वो एक हाइब्रिड कैमरा है, यानी उसके अंदर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो और वीडियो बेस्ड फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यानी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हाइब्रिड यूज केस के लिए वो कैमरा बना है। और FX30 की बात करें तो FX30 इज अ सिनेमा कैमरा। टेक्निकली सोनी कह रहा है कि सिनेमा लाइन का कैमरा है, उसके कुछ फीचर्स हैं वो डिटेल में बताऊंगा कि क्या है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो FX30 है वो वीडियो फर्स्ट या वीडियो सेंट्रिक कैमरा है। उसके अंदर डेफिनेटली आप फोटोज ले सकते हो, लेकिन फोटोग्राफी की कोई भी उसमें स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जैसे कि उसके अंदर EVF भी नहीं दिया गया है। तो आप अगर प्राइमरीली फोटोग्राफी करते हो या आप फोटोज भी लेना चाहते हो तो आपको FX30 में थोड़ी लिमिटेशन आएगी बिकॉज EVF नहीं है, प्लस उसके अंदर कोई भी फीचर्स नहीं है ऐसे जैसे हाई फ्रेम्स पर सेकंड या फास्ट ऑटो फोकस ट्रैकिंग इन फोटोज। ये सब चीज़ें हो सकता है उसके अंदर नहीं मिले। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको हाइब्रिड यूज केस करना है तो FX30 इज प्रॉब्ली नॉट द राइट कैमरा फॉर यू। सोनी के अंदर ही कुछ दूसरे कैमराज हैं, आप उनके अंदर भी जा सकते हो, जैसे 6400 हो गया, 6600 हो गया, अगर आपको सोनी राउट में ही जाना है और R7 या कैनन के राउट में नहीं जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ को क्लैरिफाई करने के बाद अब थोड़ा कैमरास को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेंसर साइज की। तो जैसा मैंने बताया दोनों कैमरास जो हैं APS-C सेंसर यानी क्रॉप सेंसर या सुपर 35 जो भी कहना चाहो वो सेंसर पे है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा साइज में डिफरेंस होता है सोनी और कैनन के कैमरास में इन टर्म्स ऑफ सेंसर साइज, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली मेगापिक्सल काउंट जो है दोनों कैमरास के अंदर अलग है। सोनी के अंदर जो इफेक्टिव मेगापिक्सल काउंट है फॉर स्टिल फोटोज इज अप्रॉक्सीमेटली 26 मेगापिक्सल्स एंड वीडियो के अंदर बात करें तो 20.1 मेगापिक्सल का काउंट निकल के आता है। वहीं कैनन के अंदर सेम सेंसर साइज के अंदर 32.5 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है इन टर्म्स ऑफ वीडियो की ओवर सैम्पलिंग कैसी है, लो लाइट परफॉर्मेंस क्या है और कुछ चीज़ें जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जैसा मैंने बताया कि FX30 जो है वो फोटोग्राफी रिलेटेड कैमरा है ही नहीं, एटलीस्ट प्राइमरी फोकस जो है वो फोटोग्राफी नहीं है, तो वहाँ पर उसकी फोटोग्राफी फीचर्स की बात करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन R7 के अगर आपको जानना ही है तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप उसके अंदर आप शूट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेम्स पर सेकंड मैकेनिकल शटर के साथ में, 30 फ्रेम्स पर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ में, एंड उसमें एनिमल आई ऑटो फोकस, बर्ड आई ऑटो फोकस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, बाइक ट्रैकिंग, कार ट्रैकिंग, सारे फीचर्स हैं एंड फुल सेंसर का कवरेज आपको मिलता है। एंड ये हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है कि कैनन के नए कैमरास के अंदर ऑटो फोकस हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड सोनी का ऑटो फोकस इज ऑलरेडी वेल नोन फॉर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। एंड अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो कैनन के अंदर आता है ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस जो बहुत अच्छा काम करता है, और सोनी के अंदर आता है फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस आता है जो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर सिर्फ पॉइंट्स की बात करें तो सोनी के अंदर कुछ 425 पॉइंट्स ही हैं जो रेगुलर उनके कैमरास के अंदर आते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें कैनन में तो उसमें कुछ 600 समथिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, FX30 के अंदर APS-C सेंसर है, 26 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो हो सकता है आप सोचो कि ये तो वही सेंसर होगा जो कि अल्फा सीरीज में आता है यानी 6000 6300, या तो हो सकता है ZV-10 के अंदर सेंसर आता हो। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दिस इज अ ब्रांड न्यू सेंसर दैट सोनी हैज क्रिएटेड एंड दिस इज द सेम सेंसर और सेम टाइप ऑफ सेंसर जो उनके सिनेमा लाइन कैमरास के अंदर आता है। तो वेनिस को ले लो या उनके FX6 को ले लो, FX9 को ले लो, इवन FX3 को ले लो, तो सेंसर की जो टेक्नोलॉजी है, जो कलर साइंस है, जो उनका बैक साइड इल्यूमिनेशन है, जो भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है वो उनके सिनेमा लाइन कैमरास से आता है। तो यानी इसका जो कलर मैचिंग रहेगा, जो कलर एक्यूरेसी रहेगा, कलर प्रोडक्शन रहेगा, वो उनके सिनेमा लाइन कैमरास के साथ में मैच करेगा। तो जैसे कि आप सोचो कि एक बहुत बड़ी मूवी का प्रोडक्शन है, जैसे टॉप गन मैवरिक है, उसको काफ़ी सारे शूट जो हैं वो सोनी के वेनिस पे की गए थे, तो एग्जैक्टली सेम कलर्स आप एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जब आप FX3 यूज़ करोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई FX30 जो है वो एक प्रोडक्शन रेडी कैमरा है, इट्स नॉट अ फोटोग्राफी रिलेटेड कैमरा।
अब प्रोडक्शन की बात करी तो एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया FX30 के अंदर सेम कलर साइंस वाला सेंसर है जो FX3, FX और दूसरे हायर एंड सिनेमा कैमरास के अंदर है सोनी के। तो हो सकता है कि FX30 भी नेटफ्लिक्स अप्रूव हो जाए। आपको अगर नहीं पता है तो FX3 जो बिग ब्रदर ऑफ द FX30 है, जो फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है सिमिलर टू A7S3, वो रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने अप्रूव कर दिया था फॉर देयर प्रोडक्शन। जिसका मतलब क्या है कि अगर आप FX30 से कोई प्रोडक्शन शूट करते हो, कोई मूवी शूट करते हो, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, तो आप उसे नेटफ्लिक्स पे अपलोड कर सकते हो। टेक्निकली एटलीस्ट नेटफ्लिक्स को कंटेंट अच्छा लगे तो। लेकिन कैनन के कोई भी कैमरास के अंदर, आई थिंक एटलीस्ट एंट्री लेवल कैमरास के अंदर, वो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्री वर्क करना है, आपको फिल्म मेकिंग एक्चुअली करनी है और आप चाहते हो कि आपका वर्क जो है नेटफ्लिक्स पे जाए, तो आप FX3 या FX30 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि हाई चांस है कि सेम कलर साइंस होने के कारण FX3 भी जो है वो अप्रूव हो जाए नेटफ्लिक्स के लिए। अब ये बात सुन के ना बहुत सारे लोग पीछे स्क्रीन के वजह चिल्ला रहे होंगे कि भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, APS-C या स्मॉल सेंसर का कैमरा कभी नेटफ्लिक्स के लिए अप्रूव होगा क्या? फालतू की बात मत करो, उल्टी सीधी बात सिखाते हो यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर और ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द सिनेमा कैमराज जो आते हैं वो APS-C लाइनअप पे ही बेस्ड होते हैं। इवन कैनन के बहुत सारे कैमरा C200, C300 एंड बहुत सारे सोनी के एंड इवन ऐसे रेड कैमराज भी जो हैं वो सुपर 35 फॉर्मेट पे ही बने हैं, नॉट अ फुल फ्रेम। तो सेंसर की साइज से फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या आएगी, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है कंसिडर करने पड़ते हैं। तो ये मत सोचना कि सेंसर का साइज APS-C है तो सिनेमा के लिए अप्रूव नहीं हो सकता, या नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन के लिए, कोई भी मेजर प्रोडक्शन के लिए अप्रूव नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है। तो अब बात करते हैं थोड़े वीडियो रिलेटेड फीचर्स की, ताकि दोनों कैमरास के अंदर थोड़ा इक्वल कंपैरिजन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो रेजोल्यूशन से। तो दोनों कैमरास के अंदर 4K वीडियो आप शूट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। दोनों कैमरास के अंदर जो है ओवर सैम्पल्ड आप वीडियो शूट करते हो, यानी कि कैनन R7 के अंदर फुल सेंसर 32.5 मेगापिक्सल यानी अप्रॉक्सीमेटली 7K वीडियो शूट करके आप उसे डाउन सैम्पल कर सकते हो 4K में, जिसके कारण शार्पनेस जो है वीडियो के अंदर वो बहुत अच्छी आएगी। अब सोनी के अंदर बिकॉज वीडियो के लिए मेगापिक्सल काउंट ही 20 पॉइंट समथिंग है, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6K वीडियो को डाउन सैंपल होकर 4K में आता है। तो कैनन के पास शार्पनेस में थोड़ी सी एज हो सकती है कि कैनन का वीडियो जो है वो थोड़ा शार्प लगे। एंड सोनी FX30 का जो वीडियो है वो हो सकता है कैनन जितना शार्प नहीं हो, बट द वीडियो क्वालिटी इज एक्सीलेंट स्टिल। अगर फ्रेम रेट्स की बात करें तो कैनन R7 के अंदर आप शूट कर सकते हो 4K 60 एंड फुल HD एट 120 FPS, एंड दोनों के अंदर बहुत क्रॉप, आई थिंक 0 ही क्रॉप है दोनों मोड्स के अंदर। यहीं पर अगर बात करें FX30 के अंदर, तो FX30 के अंदर आप 120 FPS शूट कर सकते हो 4K के अंदर भी, एंड फुल HD के अंदर आप 240 FPS शूट कर सकते हो। अब एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप 120 FPS या एक्सट्रीमली हाई फ्रेम रेट्स पे शूट करते हो तो आपको थोड़ा एडिशनल क्रॉप देखने को मिलता है, बिकॉज उस मोड्स में जो है वो ओवर सैम्पलिंग जो कैमरा है वो बंद कर देता है। तो उस केस में फुल सेंसर को यूज़ करने की जगह वो सिर्फ 4K मोड को ही सेंसर को यूज़ करता है, तो थोड़ा सा क्रॉप ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। तो अगर आपके यूज़ केस के लिए 4K 120 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी लेंस चॉइसेस जो होनी चाहिए, आपको क्रॉप का आइडिया होना चाहिए ताकि आप उसको प्लान कर सको। तो रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट्स की बात करने के बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो बहुत सारे लोगों को ज़रूरी होता है जानना, वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। अब मेरा चैनल इतना तो बड़ा है नहीं कि दोनों कैमराज या दोनों कंपनीज मुझे कैमराज भेजेगी और मैं उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करूंगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि मुझे दोनों कैमराज मिले टेस्ट करने को। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन फिर भी करना चाहता था, ताकि एक आइडिया लग जाए कि अच्छा कौन सा कैमरा बेटर रहेगा अगर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम शूटिंग है वो लो लाइट में रहता है। तो डेफिनेटली कैनन खराब नहीं है, लो लाइट के अंदर अच्छा ही परफॉर्म करता है, लेकिन बिकॉज FX30 जो है वो प्योर सिनेमा लाइन का कैमरा है, तो वहाँ पर लो लाइट का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। एंड उसका एक बहुत और इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं अब बात करूँगा, जिसे कहते हैं ड्यूअल नेटिव ISO। तो सोनी FX30 के अंदर आती है ड्यूअल नेटिव ISO, जो किसी भी प्रो कैमरा के लिए आती है, जैसे ब्लैकमैजिक के 6K, पॉकेट 6K 4K में आती है, एंड FX3 एंड सोनी के दूसरे कैमरास, और आई थिंक एवरी सिनेमा कैमरा के अंदर ड्यूअल नेटिव ISO आपको देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है और ड्यूअल नेटिव ISO किस काम आती है, पहले वो क्लैरिफाई करता हूँ। तो ड्यूअल नेटिव ISO का मतलब होता है कि ऐसी 2 ISO रेंजेस जहां पर कैमरे का जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम है, यानी बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलती है विद द लोएस्ट नॉइज। तो यहां पर जो सोनी FX30 के अंदर जो ड्यूअल नेटिव ISO है वो है 800 एंड 2500। इसका मतलब क्या है कि आप 800 ISO पे शूट करते हो तो आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलेगी विद द लोएस्ट नॉइज, एंड इवन 2500 ISO पे शूट करते हो तो भी आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलेगी विद द लोएस्ट अमाउंट ऑफ नॉइज। अब कंपैरिजन में अगर FX3 के अंदर जाए या सोनी A7S3 के अंदर जाए तो वहां पर ड्यूअल नेटिव ISO जो है 800 एंड 12,800 आती है, यानी 12,000 ISO पे आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलती है फ्रॉम अ दैट काइंड ऑफ सेंसर। एंड बिकॉज सेंसर की टेक्नोलॉजी सिमिलर है जो FX30 में आई है, तो मेरा अजम्पशन ये है कि लो लाइट के अंदर जो FX30 है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एंड जब तक आप मुझे सुन रहे होगे, मैंने कुछ B-roll क्लिप्स डाली होंगी ऊपर, आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि FX30 पे लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा दिखता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर टू नो एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज किसी भी मेजर प्रोडक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप वेडिंग शूट करते हो, लेट नाइट शूट करते हो, डार्क एनवायरमेंट शूट करते हो, प्रोडक्शन में मूवी शूट करते हो, तो वहाँ पर ड्यूअल नेटिव ISO बहुत काम आ सकती है, बिकॉज यू कैन गेट द मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी एट इवन अ हायर ISO।
तो ISO की बात करने के बाद बात करते हैं हम कलर साइंस की। अब कलर साइंस जो होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, किसी को कैनन के कलर्स पसंद आते हैं, किसी को सोनी के पसंद आते हैं, किसी को पैनासोनिक के पसंद आते हैं, तो वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैमराज कितने टाइप के कलर्स या कितना क्रोमा सब सैम्पलिंग में कलर्स वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो हैप्पी टू रिपोर्ट दैट दोनों कैमरास के अंदर 10-bit 422 आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी आपको 16.7 मिलियन कलर्स की जगह आपको 1 बिलियन कलर्स का रेंज देखने को मिलेगा। एंड इसका फायदा क्या होता है कि आपको कोई बैंडिंग नहीं देखने को मिलती है, स्पेशली लो लाइट एनवायरमेंट्स में कहीं भी नॉइज जो है वो कलर में वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स कैप्चर कर रहा है। एंड 422 होने के कारण जो है क्रोमा सब सैम्पलिंग भी कम होती है, यानी बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियो देखने को मिलती है। दोनों कैमरास के अंदर ये फीचर है, तो कलर्स के मामले में आपको दोनों कैमरास में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कलर्स के अलावा लॉग शूटिंग भी दोनों कैमरास के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है। कैनन के अंदर आता है C लॉग, सोनी के अंदर आता है S लॉग 3। एंड सोनी के अंदर एक डिफरेंस ये है कि ये बिकॉज सिनेमा लाइन का कैमरा है तो इसके अंदर आपको S सिनेटोन का भी इंक्लूजन मिलेगा, जो कि एक मूवी काइंड ऑफ लुक आपको देता है। एंड S सिनेटोन का फायदा ये है कि अगर आप उसको हैवी कैमरा के साथ मैच करते हो तो आप उसको कलर्स मैच करना बहुत आसान है। तो लेट्स से आपका एक कैमरा है B कैम है FX30, एक आपका A7S3 है और एक वेनिस कैमरा भी है, एक FX6 भी है, एक FX9 है। तो अगर S सिनेटोन पर शूट करोगे तो सारी कैमरास के अंदर जो कलर आउटपुट वो मैच करना बहुत आसान हो जाता है। तो एज आई सेड FX30 जो है प्रोडक्शन रेडी कैमरा है, तो मल्टी कैम शूट है, कुछ बड़ा प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर ये फीचर बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए अबाउट दी FX30 कि अगर आप उसको एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ पेयर करते हो तो आप वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो 16-bit रॉ वीडियो, विच इज़ अमेजिंग फॉर वीडियो प्रोडक्शन एंड अमेजिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कलर करेक्शन। तो अगर आपको मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, आपको फीचर फिल्म बना रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, तो वहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड डेफिनेटली दूसरे सिनेरियो में काम आ सकते हैं, वेडिंग में भी काम आ सकता है, लेकिन वेडिंग के लिए वो बहुत ही ओवर किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको डिफरेंस जो है, आपका ऑडियंस जो है, जो क्लाइंट है, उसको वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको हैवी प्रोडक्शन का काम है, FX30 इज गुड। R7 तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी सारे हाइब्रिड सिनेरियोस के लिए बेस्ट है ही सही। तो वीडियो फीचर्स के अंदर एक और फीचर जो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कैमरास के अंदर, दोनों बॉडीज के अंदर 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन यानी IBIS बिल्ट इन है। कैनन R7 के अंदर भी है, और अगर आप उसको लेंस के साथ पेयर करते हो तो कैनन क्लेम्स अप टू 7 स्टॉप्स का आपको एक स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, एटलीस्ट फॉर फोटोज। वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल वीडियो आ जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी कि कैनन R7 के साथ या कैनन के IBIS के साथ में थोड़ा सा उनको जिटरी इफेक्ट जो आता है वो अभी भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स कर रहे हैं। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए टाइप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको IBIS इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिले। और सोनी का जो मैंने IBIS देखा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेंस के साथ पेयर करके कितना ओवरऑल स्टॉप्स के लिए यूज़ होगा वो तो नहीं पता, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए वो है ही नहीं। लेकिन उसके साथ मैंने देखा कि IBIS पेयर करने का जो सोनी के अंदर एक नया फीचर है विच इज़ एक्टिव स्टेबलाइजेशन, जिसके अंदर फ्रेम थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। और अगर आप थोड़ा भी स्टेबल वर्क करो तो गिम्बल लाइक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। बट मेरे ख्याल से IBIS का परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें तो दोनों कैमराज आर क्वाइट इक्विवेलेंट ऑन IBIS लेवल। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे जाने के पहले एक और फीचर हाईलाइट कर देता हूँ FX30 का, जो काफ़ी यूजफुल होगा। बिकॉज ये FX30 जो है सिनेमा लाइन का कैमरा है, तो उसके अंदर जो मेन्यू सिस्टम है वो भी डिजाइंड है फॉर हैवी प्रोडक्शंस। एंड उसके अंदर कपल ऑफ ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो बहुत बहुत यूजफुल होंगे प्रोडक्शन के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है जो काफ़ी आसान है समझाना इज द इंक्लूजन ऑफ EI एंड सिनी EI सपोर्ट। अब जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। EI का मतलब एक्सपोजर इंडेक्स, एंड इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड कि एक्सपोजर क्या है सीन के अंदर, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड वे टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल कैमरास के अच्छा EI क्या आ रहा है। तो EI फीचर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्लस सिनी EI भी इंक्लूडेड है, क्विक EI भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब कैमरा के अंदर शूट कर रहे हो, आप जो भी ISO सेट कर रहे हो, लेट्स से आपने ISO सेट कर रहा है कि 4000, तो आपको एक्चुअली जो स्क्रीन पे दिखेगा वो ISO 4000 का आउटपुट दिखेगा, लेकिन कैमरा जो है इंटरनली शूट करेगा वो अपने नेटिव ISO पे ही शूट करेगा। तो सब लेट्स से 2500 ISO पे शूट हो रहा है, तो इंटरनली कैमरा के अंदर 2500 ISO पे शूट हो रहा है, लेकिन आपको दिखेगा 4000 पे। एंड इसका एडवांटेज क्या होता है कि आप अपना फाइनल आउटपुट जो ग्रेडिंग के बाद होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन यू आर रिकॉर्डिंग एट द मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ वीडियो। तो ये काइंड ऑफ फीचर्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री वर्क है, आपको एड शूट करना है, या आपका कुछ फिल्म मेकिंग है, या आपको एक बहुत हैवी प्रोडक्शन पे B कैम ऑपरेटर बनना है, तो ये टाइप के जो कैमराज हैं या FX30 जो कैमरा है ये उस प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली ज़्यादा सूटेड है। लेकिन अगर आपको जनरल वीडियोज़ बनाने हैं, यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाने हैं, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन हो सकता है सारे फीचर्स जो एक्स्ट्रा एडिशनल सिनेमा लाइन के फीचर्स है वो हो सकता है आपके यूज़ ना आए, तो बाकी फीचर्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि R7 लेना है कि FX30। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, उसे अब डिस्कस करते हैं।
तो बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स टू कंसिडर जब कोई भी कैमरा आप ले रहे हो, विच इज़ दी लेंस चॉइसेस। एंड यहाँ पर थोड़ी सी डिबेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि यही करना है यही करना है। तो आई विल लीव द चॉइस अप टू यू आफ्टर गिविंग माई एक्सप्लेनेशन। हाँ, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेंस इकोसिस्टम के बारे में। तो सोनी की अगर बात करें तो आपको पता है ई माउंट के लेंसेज सोनी बनाती है, लेकिन दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते हैं। टैमन बनाता है, सिग्मा बनाता है, और चाइनीज़ मैन्युफैक्चर में बात करें तो योंगनो, सैमयांग, रोकिनॉन, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लेंसेज बनाती है ई माउंट के लिए। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस मिल जाती हैं ज़्यादा फोकल लेंस की अलग अलग, और इवन लेट्स से आपको एक ही फोकल लेंस पसंद आ गई और सोनी का कैमरा काफ़ी महंगा है, सोनी का लेंस काफ़ी महंगा है, तो आप वो दूसरे ब्रांड में लेके थोड़ा सा सस्ता लेंस ले सकते हो। आपको चॉइस ज़्यादा मिल जाती है कि आपको कौन सा लेंस लेना है। अब यही बात करें कैनन के अंदर, तो कैनन के अंदर EF माउंट के टाइम पे काफ़ी सारी ब्रांड्स बनाती थी थर्ड पार्टी लेंसेज, लेकिन यहाँ पर एक कंफर्म न्यूज़ अभी आई है कि कैनन ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जैसे विल्ट्रॉक्स को अप्रोच किया है। उन्होंने स्पेसिफिकली उनको कहा है कि आप थर्ड पार्टी के लिए, यानी आप हमारे RF माउंट के लेंसेज मत बनाओ, नहीं तो हम आपको काइंड ऑफ सू कर देंगे। तो ये न्यूज़ देखने के बाद समझ में आ गया कि कैनन डज नॉट वांट कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जो हैं RF माउंट के लेंसेज बनाएं। तो अगर आपको RF माउंट के लेंसेज लेने तो यू आर स्टक विद कैनन, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लेंसेज भी कम है, प्लस प्राइस भी ज़्यादा है, और चॉइस नहीं मिलेगी। तो आई थिंक बेटर है कि सोनी के अंदर लेंस का चॉइसेस जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी बात करते हैं। अब लेंसेज के अंदर एक और ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है ओवरऑल, इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ APS-C स्पेसिफिक लेंसेज या APS-C लेंसेज का अवेलेबिलिटी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे भाई फुल फ्रेम लेंस है तो हम फुल फ्रेम ही लेंगे, हम APS-C लेंस क्यों लें, हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, APS-C लेंस का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि APS-C लेंस जो होते हैं वो सस्ते होते हैं एंड छोटे भी होते हैं। तो सेम लेंस का फोकल लेंथ अगर आप फुल फ्रेम में बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, बड़ा लेंस बनता है, और वही अगर आप APS-C के लिए बनाती है कोई कंपनी तो वो छोटा होता है और सस्ता भी पड़ता है। तो अगर आप APS-C सिस्टम में इन्वेस्ट कर ही चुके हो, अगर आप FX30 ले लेते हो और आपको पता है कि ये 4-5 साल तो मैं आराम से कैमरा यूज़ करूंगा, तो फुल फ्रेम लेंसेज को जाकर खरीद कर आप अपना पैसा एक्स्ट्रा क्यों लगाओगे, अनलेस आपके पास में फुल फ्रेम की बॉडी है या फुल फ्रेम में इन्वेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर APS-C लेंस लेके उससे ही ज़्यादा बेनिफिट क्यों ना लिया जाए, राइट। तो इसलिए APS-C लेंसेज की अवेलेबिलिटी होना बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्लियर डिफरेंस आता है बिटवीन सोनी एंड कैनन, बिकॉज कैनन के अंदर बात करें तो RF माउंट के अंदर APS-C लेंसेज जो हैं वो अवेलेबिलिटी बहुत ही बकवास है, ज़्यादा लेंस अवेलेबल नहीं है, और जो कैनन ने रिलीज़ भी किए थे विद R7 और R10 वो बिल्कुल स्लो लेंसेज है, 4.5 एपर्चर वाले हैं। तो वो किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर आप कोई भी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में शूट करते हो जहाँ पर आप एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू मेक मनी विद योर कैमरा, वो लेंसेज यूजफुल नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली फुल फ्रेम के लेंसेज लेने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक मुझे डिफरेंस दिखा सोनी के अंदर। सोनी के अंदर काफ़ी सारे नए नए APS-C लेंसेज पहले से अवेलेबल भी हैं, एंड सोनी ने काफ़ी सारे नए नए APS-C लेंसेज लॉन्च भी किए। आई थिंक अभी वाइड एंगल लेंसेज लॉन्च किए 11mm 16mm, और एक जूम लेंस भी लॉन्च किया है। एंड मेरे ख्याल से इसलिए लेंस इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो आई प्रेफर सोनी, बिकॉज सोनी में APS-C लेंसेज भी अवेलेबल हैं, फुल फ्रेम लेंसेज भी अवेलेबल हैं, और थर्ड पार्टी लेंस इकोसिस्टम भी काफ़ी बड़ा है। तो आपको लेंस की चॉइसेस के कारण आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करना पड़ता है। तो दोनों कैमरास को हमने कंप्लीटली कंपेयर कर लिया। यहाँ पर मुझे कोई कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैनन R7 रेकमेंड करना है या FX30, बिकॉज जैसे मैंने बताया दोनों ही कैमरास अलग अलग ऑडियंस के लिए बने हैं। तो अगर आपको आपका यूज़ केस क्लियर है कि मुझे किस चीज़ के लिए कैमरा लेना है, तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा कि मेरे लिए कौन सा कैमरा बेटर है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कैनन R7 आपके लिए बेटर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि FX30 को मैं लूँगा, तो फिर आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और फिर हम अगले वीडियो में और थोड़ी बातें करेंगे।